हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री क्लासेस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर हम अभी अपलोड कर रहे हैं और पिछला लेक्चर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का एक टॉपिक था, उसको लेकर के था। हम आगे बढ़ते हैं। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो पार्ट में होता है, पहले भी डिस्कस किए थे। एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है जिसमें रिएक्शन नहीं होता है और एक होता है जिसमें रिएक्शन होता है। तो अभी जो हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा कर रहे हैं, इसमें रिएक्शन नहीं है। जब आगे बढ़ेंगे जीओसी सेकेंड पार्ट में आएंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड पार्ट में रहेगा, वहां पर रिएक्शन वाला पार्ट आएगा। ठीक है, जैसे उसमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन देखेंगे। तो अभी हम जीओसी फर्स्ट पार्ट में है। इसमें अगला टॉपिक है हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियरली अगर आप सही से इसको समझ लेते हैं तो आपको इजीली जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो समझ में आएगा। ठीक है, इसका जरूरत पड़ता है। जैसे रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या है, हम डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन कई तरह के होते हैं। कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं और कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं। मान लीजिए अगर कोई रिएक्शन इस तरह से है तो हम इसे स्लो रिएक्शन कहते हैं। यह है स्लो स्टेप का रिएक्शन। और अगर कोई रिएक्शन इस तरह से है तो हम इस रिएक्शन को फास्ट रिएक्शन कहते हैं। मान लीजिए ये ए से बी गया होगा, ए से ये बी गया होगा। एक रिएक्शन है जो कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है। तो ए से बी गया तो ये दो पाथ फॉलो कर सकता है, या तो ये पाथ फॉलो कर सकता है या फिर ये पाथ फॉलो कर सकता है। ठीक है, दोनों पाथ को जब फॉलो कर रहे हैं तो इसमें एक चीज है कि ये स्लो चलेगा, ये क्या चलेगा, फास्ट चलेगा। ठीक है, बंद करिए। तो यहां पर हम कहेंगे when reaction follow this path, अगर रिएक्शन इस पाथ को फॉलो करता है then it is fast step reaction, then it is fast step reaction. And if reaction follow this path then it is slow step reaction. ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, फास्ट स्टेप के लिए नहीं होता है। जब भी होता है तो किसके लिए होता है, स्लो स्टेप के लिए होता है। तो स्लो स्टेप में यहां पर हम डिस्कस करेंगे दो चीज बनता है। देयर आर ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट develop at high energy profile. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने में, एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा तो इससे पहले वो हाई एनर्जी प्रोफाइल पर जाता है और हाई एनर्जी प्रोफाइल पर वो दो चीज बनाता है। ठीक है, पहला बनाता है ट्रांजिशन स्टेट और दूसरा बनाता है इंटरमीडिएट। ये दो चीज यहां पर हम ये इंटरमीडिएट है और ये ट्रांजिशन स्टेट, दो चीज बनता है और ये दोनों ही कहां बनता है, हाई एनर्जी प्रोफाइल पर बनता है। ठीक है, मतलब जब वो हाई एनर्जी में जाता है तब बनता है। एक रिएक्शन बिना इंटरमीडिएट का हो सकता है,
लेकिन बिना ट्रांजिशन स्टेट का बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ए रिएक्शन में अकर्स, a reaction may occurs without intermediate but cannot proceed without transition state। एक रिएक्शन बिना ट्रांजिशन स्टेट का कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन बिना इंटरमीडिएट का हो सकता है। ट्रांजिशन स्टेट जो होता है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, वो एक काल्पनिक शब्द है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो माना हुआ चीज है। लेकिन इंटरमीडिएट जो है ये रियल में एग्जिस्ट करता है, और ये हर एक रिएक्शन में तो नहीं मिलता, लेकिन जब ये मिलता है तो इसका एग्जिस्टेंस का पता चलता है। बहुत शॉर्ट लिव्स होते हैं इसकी आयु बहुत कम होती है। ट्रांजिशन स्टेट, हम इसके बारे में लिखेंगे कि ट्रांजिशन स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल, यानी कि जो ट्रांजिशन स्टेट है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट इज इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। ये क्या है? ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये बस यूं ही माना हुआ सत्य है। बट इंटरमीडिएट एग्जिस्ट इन रियल, बट इंटरमीडिएट एग्जिस्ट इन रियल। दे आर वेरी शॉर्ट लिव्स। इसका जो आयु होता है बहुत कम होता है, और ये काफी अनस्टेबल स्पीसीज होता है। दे आर शॉर्ट लिव्स ड्यू टू अनस्टेबल स्पीसीज। अनस्टेबल होने के कारण ये क्या होता है, बहुत थोड़े समय के लिए एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इंटरमीडिएट। पहले अगर हम एक एग्जांपल में समझते हैं, जैसे एक ए है, ए से बना बी, बी से बना सी, और सी से बना डी। तो हमारा रिएक्शन कहां से कहां जा रहा है, गौर करिए। हमारा रिएक्शन ए से चल के और डी तक जा रहा है। अब इसमें जो बीच में क्या क्या बना, बी बना और सी बना। तो यहां पर हम बी और सी को इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या बोलेंगे? बी एंड सी आर इंटरमीडिएट। यहाँ बी और सी क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको एक ग्राफिकल अप्रोच में ले सकते हैं। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी, और इधर हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन को लेकर के अगर ग्राफ प्लॉट करें ऐसे, सॉरी, ए से गया बी, बी से गया सी, और सी से गया डी। यहां पर ये ए है, ए से बी गया, बी से सी गया, और सी से डी गया। और यहां पर जो ये चीज है ट्रांजिशन स्टेट को शो करता है। ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट सेकंड, और ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट थर्ड। ठीक है, और यहां पर जो B और C है ये क्या कहलाएंगे, इंटरमीडिएट। तो आप ध्यान दे सकते हैं
कि जो इंटरमीडिएट है वो ट्रांजिशन स्टेट से कम होते हैं। किसी भी रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट होंगे वो क्या होंगे, ट्रांजिशन स्टेट से कम। अगर 4 ट्रांजिशन स्टेट है तो इंटरमीडिएट 1 कम होगा, यानी कि 3 होगा। अगर ट्रांजिशन स्टेट 5 आ जाए तो 4 होगा इंटरमीडिएट। मतलब हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो इंटरमीडिएट होंगे, नंबर ऑफ इंटरमीडिएट वो क्या होंगे, ट्रांजिशन स्टेट -1, ट्रांजिशन स्टेट -1 होंगे। ठीक है, तो अब हम यहां पर चूंकि ट्रांजिशन स्टेट तो रियल में एग्जिस्ट करता है नहीं, मेन एग्जिस्ट क्या करता है, इंटरमीडिएट। तो हम लोग अब इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे 5 इंटरमीडिएट बताए गए हैं। ठीक है, 5 इंटरमीडिएट यहां पर बताए गए हैं कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। 5 तरह के इंटरमीडिएट यहां पर इन्वॉल्व है। पहला कार्बोकेटायन, दूसरा कार्बेनायन। हम एक एक का डिस्कशन करेंगे सेपरेटली। तीसरा फ्री रेडिकल, चौथा कार्बीन और 5वां नाइट्रीन। देयर आर 5 इंटरमीडिएट्स। क्या क्या है, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन। ये 5 तरह के इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म को लेकर के एग्जिस्ट कराया जाता है और इसी से आगे सभी डिस्कशन होंगे। तो एक एक टर्म को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बोकेटायन। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कार्बोकेटायन? कार्बोकेटायन क्या है, फिर हम इस पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। मेन इस लेक्चर में रहेगा कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का पॉइंट। चलिए, कार्बोकेटायन क्या है कि कार्बन एटम जब 4 बॉन्ड बनाता है तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। 4 बॉन्ड बनाने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। ऑक्टेट जब पूरा होगा तो उस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा और ना ही उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप करेगा। ठीक है, तो पहले तो डिफिनेशन लिख ले कि कार्बन एटम हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड या 3 बॉन्ड विथ अ पॉजिटिव चार्ज। कार्बन मतलब कार्बन, केटायन मतलब प्लस चार्ज। कार्बन पर अगर प्लस चार्ज होता है तो क्या हो जाता है, कार्बोकेटायन हो जाता है। तो लिखेंगे कि द कार्बन एटम हैविंग 3 बॉन्ड, अभी अलग केस है, पाई होगा कि सिग्मा होगा, कुछ भी हो सकता है। 3 बॉन्ड्स, द कार्बन एटम हैविंग 3 बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज is called कार्बोकेटायन। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होगा। इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसके ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। इट इज
इट्स इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट स्पीशीज। ठीक है, जैसे कार्बन इस तरह से 3 बॉन्ड बनाएगा और ये यहां पर इस पर एक प्लस चार्ज होगा। अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या होगा, sp2। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, और इसमें इम्पटी p ऑर्बिटल होते हैं, इम्पटी p ऑर्बिटल। कार्बोकेटायन में ध्यान रखना है कि खाली ऑर्बिटल जो होते हैं कौन होते हैं, p ऑर्बिटल इसके खाली होते हैं। इसका ज्योमेट्री और शेप देखिए, ज्योमेट्री बोलिए या शेप, ये क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में p ऑर्बिटल लाई करेगा। बॉन्ड एंगल अगर बात करें, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आएगा, 120, बॉन्ड एंगल इसका आएगा 120 डिग्री। ठीक है, एग्जाम्पल्स बहुत सारे आप यहां पर लिख सकते हैं, बस होना क्या चाहिए, कार्बन पर प्लस चार्ज, pH प्लस, आप ये भी ले सकते हैं। अच्छा, pH प्लस से अगर हम इसको अलग से डिस्कस करें, ये बेंजीन है, लेकिन इसी बेंजीन में हम अगर एक बॉन्ड यहां से खाली कर दें, मतलब हाइड्रोजन निकाल दें, तो वो फिनाइल हो जाता है। ये क्या है, बेंजीन, ये बेंजीन है। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन अगर हम निकाल दें ऐसे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, अब फिनाइल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसको यहाँ पर ऐसे ही डाल देते हैं। अब आते हैं फिनाइल कटायन के बारे में हमको जानना है। फिनाइल कटायन, फिनाइल को हम शॉर्ट में पीएच भी लिखते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव चार्ज लगा दें यहाँ पर ऐसे, अब यहाँ ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये क्या यहाँ का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा या sp होगा या sp3 होगा। यहां पर ये क्या है, पाई बॉन्ड है। गौर से देखिए, ध्यान से समझिएगा, समझ में आएगा। पाई बॉन्ड है। पाई कैसे बना होगा, पाई बना होगा p से। पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाई p ऑर्बिटल। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे बना होगा, p से बना होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन रियली में sp2 ही होगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही रहेगा, लेकिन यहां पर sp2 ऑर्बिटल इम्पटी रहेगा। sp2 ऑर्बिटल क्या रहेगा, इम्पटी। sp2 ऑर्बिटल इम्पटी रहेगा। अच्छा, sp2 में कितने ऑर्बिटल होते हैं, sp2 में होते हैं 3 ऑर्बिटल। sp2 में कितना होता है, 3 ऑर्बिटल होता है। तो 3 ऑर्बिटल है, तीनों ऑर्बिटल का क्या क्या काम है बताइए। तो 2 ऑर्बिटल से 2 बॉन्ड बना, यहां पर कार्बन होगा। अगर हम बात करें ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, ये दोनों क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड, 3 ऑर्बिटल है। यहां पर हम लिख देते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड ओनली। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड हमको समझ में आ रहा है और 1 पाई बॉन्ड समझ में आ रहा है, बट 1 पाई बॉन्ड तो पी से बना हुआ है।
एक एस और 3 पी होता है, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और sp2 से सिग्मा बॉन्ड खाली बनता है, मतलब एक पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में इन्वेस्ट हो गया। sp2 का मतलब कितना ऑर्बिटल होता है? 3 ऑर्बिटल होता है। 3 ऑर्बिटल का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? अगर हम बात करें 3 ऑर्बिटल आपके पास है तो तीनों ऑर्बिटल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है ये देखना है। तो तीनों ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा ऑर्बिटल होता होगा sp2 का जो क्या होता होगा? एम्प्टी होता होगा। तो कहीं पर भी अगर विनाइल केटायन है CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, इसे हम विनाइल केटायन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? विनाइल केटायन के नाम से जानते हैं। और इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp2। एम्प्टी ऑर्बिटल क्या होगा? एम्प्टी ऑर्बिटल भी sp2 ही होगा। इसमें p ऑर्बिटल एम्प्टी नहीं होगा कभी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। p ऑर्बिटल एम्प्टी किसमें होता है? जब CH3 अल्काइल कार्बोकेटायन, जब अल्काइल कार्बोकेटायन होता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 होगा, लेकिन एम्प्टी ऑर्बिटल इसमें जो होता है वो p होता है। एम्प्टी ऑर्बिटल क्या होगा? p होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक कॉन्सेप्ट यहां पर डेवलप होता है कार्बोकेटायन को लेकर के। तो कार्बोकेटायन, उनके ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन, एम्प्टी ऑर्बिटल, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, ये सारा चीज आप देख सकते हैं। कार्बोकेटायन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में, चूंकि इसके बारे में हम जानते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होता है। कार्बोकेटायन क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है, इसलिए ये अनस्टेबल है। इसका मतलब कि अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। मतलब कि डोनर अगर हो जाए तो डोनर क्या करेगा? स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो हम लिख सकते हैं कि डोनर इंक्रीजेस, डोनर सीधे लिख सकते हैं स्टेबलाइज, स्टेबिलिटी, या सीधे लिखेंगे डोनर स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। डोनर स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, एक्सेप्टर डीस्टेबलाइज कार्बोकेटायन, ठीक है। ये कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें एक बार हम डोनर लगा देते हैं और एक बार एक्सेप्टर लगा देते हैं। यहां पर लगा देते हैं डोनर। डोनर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसको। और यहां लगा देते हैं, अच्छा डोनर को क्या बोलते हैं? डोनर को हम EDG बोलते हैं। EDG मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर हम इसको ERG भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहां पर लिख भी देते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
अब आ जाते हैं यहां पर लगाते हैं एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल, इंक्रीज कर जाएगा चार्ज, इंक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। लेकिन वही इसमें अगर हम बात करें तो इसका पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण ये क्या होने लगेगा? स्टेबल होने लगेगा। मतलब यहां फिर से कहानी आ जाएगा। एक्सेप्टर को हम क्या बोलते हैं? EWG, EWG यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जो एक्सेप्टर होगा EWG ग्रुप होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और जो EDG या ERG रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। डोनर और एक्सेप्टर के बारे में एक बार फिर से, हालांकि हम बता चुके हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट। डोनर अगर है तो वो डोनर 3 तरीके से हो सकता है, +M तरीके से, +H तरीके से, +I तरीके से। ये तो हमेशा होते रहता है, इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा होते रहता है, और इसका प्रायोरिटी है मेसोमेरिक का ज्यादा होगा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। ये होता है ड्यू टू रेजोनेंस, जहां रेजोनेंस हो वहां पर, ड्यू टू रेजोनेंस विथ लोन पेयर C डबल बॉन्ड C etc। और ये होता है ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन एडजेसेंट टू C डबल बॉन्ड C। मेसोमेरिक कहां देखेंगे? जहां पर लोन पेयर है, जहां पर C डबल बॉन्ड C है, रेजोनेंस का कंडीशन जहां पर है। हाइपर कंजुगेशन कहां होगा? जहां पर C डबल बॉन्ड C के बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन एटम होंगे, जिसे हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, वहां पर ये हाइपर कंजुगेट करेगा। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये होता है ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड पोलराइजेशन। ठीक है, डिटेल में अगर जानना है तो इसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जा करके सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का हाइपर कंजुगेशन मेसोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट देख सकते हैं। तो वहां पर ये पूरा डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मतलब अब कॉन्सेप्ट इतना है कि आपको यूज करना है मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इसमें डोनर और एक्सेप्टर। सेम सिचुएशन अगर हम एक्सेप्टर के लिए बात करेंगे तो एक्सेप्टर भी तीनों तरीका से किया जा सकता है। एक्सेप्टेंस -M, -H, -I। तो इस तरह से सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट का फुल एप्लीकेशन आप इस टॉपिक पर कर सकते हैं। तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के लिए क्या बात करेंगे? कार्बोकेटाइन चूंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज है, तो डोनर ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा और एक्सेप्टर ग्रुप इसके स्टेबिलिटी को घटाएगा। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि +M +H +I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और वहीं हम बात करें -M -H -I, तो ये क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, है ना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। और एक और बात, सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन, इसको एकदम नोट कर लीजिए।
कि स्टेबिलिटी जब भी देखें कार्बोकेटायन का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम चेक करें। आपको अगर कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी देखना है तो आप क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इसके एप्लीकेशन में। जैसे ये रहा क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। सो लेट्स स्टार्ट। कहता है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। यहां पर कार्बोकेटायन है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 0 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 3 है। देखिए अल्फा हाइड्रोजन में कंफ्यूज नहीं होना है, अल्फा हाइड्रोजन कई जगह पर होता है। अल्कीन है, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा हाइड्रोजन, बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के बगल में कार्बन होगा, उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसको हम अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन ये किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ पर ये कार्बोकेटायन है, इसके बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया? 3। यहाँ पर देखिए ये है कार्बोकेटायन, इसके बगल में ये हाइड्रोजन है, इसके बगल में ये हाइड्रोजन है, कार्बन का हाइड्रोजन सॉरी। तो 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, टोटल यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो आएगा वो क्या आएगा? 6 आएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए अल्फा हाइड्रोजन 9 आ जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो होता है वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन 9 हो गया। तो इसका मतलब जो इसका हम अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा 4 का होगा, उसके बाद 3 का होगा, उसके बाद 2 का होगा, उसके बाद 1 का होगा। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। साथ ही साथ एक और चीज यहां पर हम डिस्कस कर सकते हैं, यहां पर अल्काइल कार्बोकेटायन ये है, अल्काइल कार्बोकेटायन है ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। डिग्री अगर समझ में आ रहा होगा तब तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि अगर डिग्री वाइज बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री कार्बोकेटायन, विथ रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री कार्बोकेटायन एंड विथ रिस्पेक्ट टू अल्काइल। ये एक जनरल ऑर्डर की तरह काम कर सकता है। ठीक है, मतलब हायर डिग्री कार्बोकेटायन हमेशा क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू लोअर डिग्री कार्बोकेटायन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें है, इसमें भी हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करने वाले हैं। इसको कैसे बनाते हैं देखिए, यहां पर इसका अल्फा हाइड्रोजन, सभी का हम अल्फा हाइड्रोजन अभी काउंट करके रखेंगे। देखिए यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 और 2 5 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 2 और 2 4 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 है। आप देख सकते हैं तीनों अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा क्या? 4, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा है, 9 है, उसके बाद सेकंड हो जाएगा क्योंकि उसमें ज्यादा है, उसके बाद थर्ड और सबसे कम किसमें हो जाएगा? फर्स्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। इसमें भी कई क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करें। यहां देखिए, यहां पर अब खाली अल्फा हाइड्रोजन से नहीं देखना है, आपको कुछ और भी फैक्टर देखना है। मान लीजिए आप अगर अल्फा हाइड्रोजन से खाली देखते हैं, यहां पर आपने कहा कि अल्फा हाइड्रोजन इसमें 3 है, यहां पर आप कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपको 0 दिखेगा, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन आपको 0 दिखेगा। मतलब कुछ जगह अल्फा हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट से स्टेबिलिटी नहीं होगा। अब क्या होगा देखिए,
CHO के बारे में हम बता चुके हैं सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में कि वो एक एक्सेप्टर होता है। CHO अल्डिहाइड ग्रुप जो ये होता है, इसके बारे में हम लिखते हैं अभी। ये क्या होता है? एक्सेप्टर। CHO है एक्सेप्टर, ठीक है। और यहां पर इसमें देख लीजिए, ये ऑक्सीजन जो होगा ये डोनर होगा। कैसे? क्योंकि ये इस तरह से रेजोनेंस करेगा और ये मेसोमेरिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा मेसोमेरिक इफेक्ट, जो लोन पेयर है वो उसको डोनेट करेगा। ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, प्लस एम इफेक्ट हमने यहां लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पर ये एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। यहां पर इसका तो अल्फा हाइड्रोजन है 2, तो ये चलिए इसको डोनेट कर सकता है। यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अगर स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे तो यहां प्लस सेम इफेक्ट है, और अल्फा एच जो आप देखते हैं वो हाइपर कंजुगेशन होता है, आप जान सकते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट हमेशा डोमिनेट होता है। तो यहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 4। क्यों? क्योंकि मेसोमेरिकली इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज को। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन जिसमें सबसे ज्यादा हो, तो अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद फिर सेकेंड वाले में, और थर्ड सबसे कम स्टेबल क्यों होगा? क्योंकि वो एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर तो स्टेबिलिटी को घटा देता है, इसलिए 3 नंबर जो होगा ये सबसे लास्ट में होगा। चलिए इसमें आइए, आप देख सकते हैं। आपको हम इसमें एक कॉन्सेप्ट देते हैं। रिंग का साइज 6 कार्बन वाला जो होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। रिंग का साइज में 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा होता है, 7, 8 भी होता है, 10 भी होता है। लेकिन जो कि आइडियल साइज है रिंग का, वो ज्यादा स्टेबल कब माना गया है? जब उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम उसमें 6 हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कार्बन का रिंग है, इसमें 4 कार्बन का है, 5 कार्बन का है, 6 कार्बन का है। तो बड़ा सिंपल सा टास्क है। 4th यानी कि 6 मेंबर्ड वाला ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर कॉन्सेप्ट लिख देना चाहिए कि 6 मेंबर्ड रिंग is more stable than others, बाकी सबसे। ये एकदम ध्यान रखना है कि 6 मेंबर्ड रिंग जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। अब चलिए इसमें आते हैं। अगर हम अल्फा हाइड्रोजन, जैसा कि आप ये भी बोल सकते थे कि अल्फा हाइड्रोजन, इसमें आप देखिए वहां भी अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो सब में 4 ही आएगा। अगर इसमें देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन 2 इधर 2 इधर 4, इसमें देख लीजिए अल्फा हाइड्रोजन 1, इसमें देख लीजिए अल्फा हाइड्रोजन 3 इधर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर। तो अल्फा हाइड्रोजन 2, 2, 4 और 3, 7। लेकिन यहीं पर आपको एक कॉन्सेप्ट है, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम थोड़ा स्पेसिफाई करेंगे अलग से। ये देखिए ये मॉलिक्यूल, इसको कैसे अलग से याद रखना है आपको बता रहे हैं। इस मॉलिक्यूल का स्पेशलिटी क्या है कि इसमें एक रेजोनेंस होता है, इसमें अनएक्सपेक्टेड रेजोनेंस बोल सकते हैं कि होता है, उसे हम डांसिंग रेजोनेंस हालांकि बोलते हैं। जब भी इसको थोड़ा अलग से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए CH2+ है और इससे अगर साइक्लोप्रोपेन लगा हुआ है तो इसमें ना डांसिंग रेजोनेंस होता है। डांसिंग रेजोनेंस स्टेबिलिटी के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाता है। कैसे बनाएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज को डिसअपीयर करता है। कैसे? अपने बॉन्ड को तोड़ करके, ये बॉन्ड टूट करके यहां आ जाता है। ठीक है, अब आप कहिएगा ये बॉन्ड भी तो टूट सकता है। बिल्कुल टूट सकता है। तो एक बार ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है तो इसका एक स्ट्रक्चर ये बनेगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज गायब हो जाएगा, इधर वाला बॉन्ड टूट चुका है, बच गया है ये वाला। ये देखिए, और चूंकि बॉन्ड यहां से खाली हुआ है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी आएगा और वहां पर प्लस चार्ज आएगा। यहां पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। फिर से देखिए
यहां पर एक डांसिंग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है कि जब CH2 प्लस साइक्लोप्रोपेन से जुड़ा हुआ हो तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कैसे आता है इसमें होता है डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस। अब ये डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है कि बगल का जो बॉन्ड है ये इस पर शिफ्ट कराते हैं और ये वाला स्ट्रक्चर डेवलप होगा। CH2 कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा हुआ तो ये बना, प्लस अगर इधर से ये बॉन्ड ऐसे जाएगा यहां पर तो ये बॉन्ड टूट जाएगा तो इधर वाला बचेगा CH2 ऐसे बचेगा और इस पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। जहां से बॉन्ड खाली हुआ वहां पर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। यही डांसिंग रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। ड्यू टू दिस रीजन इट इज मोस्ट स्टेबल। इसी कारण से ये मॉलिक्यूल क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है। अब आइए यहां पर अभी हमने क्यों है मोस्ट स्टेबल इसके बारे में बताया। मोस्ट स्टेबल ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। एक डांस करता हुआ रेजोनेंस उसमें होता है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहां पर सेकेंड नंबर का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। ऐसे तो होना चाहिए था थर्ड का, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन इसमें डांसिंग रेजोनेंस आ रहा है इसलिए इसका स्टेबिलिटी क्या हो गया उससे ज्यादा हो गया। तो थर्ड नंबर में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो फिर थर्ड हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो इसका जो ऑर्डर है 2, 3, 1 आएगा। यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन इज। चलिए इसको डिस्कस करा जाए। यहां पर अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो 2 ही जगह मिलेगा आपको। इसमें अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा 4, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा 4। प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इससे। अब ध्यान दीजिए ये एरोमेटिक कंपाउंड हो रहा है। एरोमेटिसिटी पढ़ने के लिए रेजोनेंस चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, वहां पर आप देख सकते हैं 4n+2 साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, हकेल्स रूल, उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है विद साइक्लिक डिलोकलाइजेशन। अब देख रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स व्हाई जो ये कंपाउंड होगा वो क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर के लिए आप देखिए यहां पर भी डांसिंग रेजोनेंस देखते ही पता चल रहा है, अब तो पता चलना भी चाहिए। ये क्या हो जाएगा डांसिंग रेजोनेंस। एकदम इसको ध्यान रखना है। यहां पर 2 डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, डबल डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा एरोमेटिक, और इसमें भी रेजोनेंस हो ही रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के प्लस में इफेक्ट करके डोनेट कर रहा है, मतलब मॉलिक्यूल लगभग बहुत सब स्टेबल है, लेकिन इसमें कौन ज्यादा कौन कम होगा सवाल ये होगा। अब यहां पर हम एक बात स्पेसिफाई क्या करेंगे। ऐसे तो एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर डबल डांसिंग रेजोनेंस कहीं दिख गया तो फिर ये एरोमेटिक कंपाउंड से ज्यादा, हाँ सिंगल डांसिंग रेजोनेंस इससे कम स्टेबल होगा, एरोमेटिक से कम स्टेबल होगा, लेकिन अगर डबल डांसिंग रेजोनेंस आ गए तो आप इसको ही ज्यादा स्टेबल मानिएगा। ठीक है, तो 4 नंबर सबसे आगे रहेगा, उसके बाद 2 रहेगा ड्यू टू एरोमेटिसिटी, और इसको रखेंगे बाद में, और फिर रखेंगे किसको फर्स्ट को। 4, 2, 3, 1। इस क्वेश्चन में आइए, इसका अल्फा हाइड्रोजन 9, इसका अल्फा हाइड्रोजन 6, इसका अल्फा हाइड्रोजन 3, और इसमें अल्फा डी है, हाइड्रोजन नहीं है, वो भी 3। तो हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू
ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? जो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड और सबसे लास्ट में क्या होगा? 4 होगा। सो दिस इज द आंसर। चलिए इसमें देखते हैं। लीनियर कंजुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कंजुगेशन एंड दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है? एरोमेटिक दिख जाए तो वहां पर सावधान होना है, उसका स्टेबिलिटी बाकियों से ज्यादा होगा। अब देखिए एरोमेटिक के कारण थर्ड नंबर मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी क्या हुआ? ज्यादा हुआ, तो 3 हो गया। अब है फर्स्ट और सेकंड में, इसमें तो पाई बॉन्ड कम है, रेजोनेंस कम होगा, रेजोनेंस इनहेंस्ड स्टेबिलिटी। यहां देखिए यहां पर 3 पाई बॉन्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन यहां बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर एक लीनियरली क्या है? अरेंजमेंट है पाई बॉन्ड का, जबकि यहां पर एक क्रॉस कंजुगेशन बना रहा है। क्रॉस कंजुगेशन का क्या मतलब? कि पाई बॉन्ड जब लगातार होगा तो लीनियर होगा, लेकिन पाई बॉन्ड अगर बीच में अगर कोई दूसरा चीज आ जाए तो उसका जो एक सीरीज है ब्रेक हो जाता है। इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। किसका? फर्स्ट का। फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड और फोर्थ तो सबसे पीछे क्यों होगा? फोर्थ सबसे पीछे इसलिए होगा क्योंकि ये इसमें पाई बॉन्ड कम है, मिनिमम रेजोनेंस हो रहा है इसमें, या फिर बोलेंगे कि लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बनेगा, लेस रेजोनेंस। हालांकि पाई बॉन्ड इक्वल होना चाहिए था इसमें। अब ये क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। फिर से देखिए ये एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक। अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे 9, यहां अल्फा हाइड्रोजन 8 हो जाएगा, यहां अल्फा हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए सेकेंड का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट का, उसके बाद थर्ड का, उसके बाद फोर्थ का। ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप फंस जाएंगे अगर एरोमेटिक डिस्कस किए तो। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक ये भी है और एरोमेटिक ये भी है। अब बताइए कैसे होगा? इसमें एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज, एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल एंड इंटरनल पॉजिटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल। जो एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज होता है, एक्सटर्नल पॉजिटिव चार्ज इन एरोमेटिक, क्योंकि वो क्वासी हो जाता है, इन एरोमेटिक इज लेस स्टेबल देन इंटरनल पॉजिटिव चार्ज इन एरोमेटिक कंपाउंड। ये कॉन्सेप्ट जरूर आप लिख लेंगे, क्योंकि इसका एरोमेटिसिटी प्लस के वजह से है, इसलिए प्लस चार्ज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इसका एरोमेटिसिटी इस प्लस के वजह से नहीं है, इसलिए ये पॉजिटिव इसके लिए उतना मायने नहीं रखता है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से ये एरोमेटिक हो रहा है। तो इसीलिए जो इनसाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा एरोमेटिक सिस्टम। लेकिन अगर एरोमेटिक सिस्टम ऐसा हो जिसमें पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ है, तो एक्सटर्नल वाले का क्या होता है? नहीं हो पाता है स्टेबिलिटी। तो इसलिए अगर यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर बात करेंगे तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट का ज्यादा होगा सेकंड से। ठीक है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था। अब सामने में क्वेश्चन है, आप देखिए, और इसका स्टेबिलिटी लिखिए। सभी पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन है, तो कभी भी जब ऑर्डर देखना हो तो याद रखिएगा कि इसमें कॉमन फैक्टर कभी मत देखिएगा। कॉमन फैक्टर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या अलग अलग है वो मायने रखता है। देखिए क्या अलग अलग है। यहां पर ये ग्रुप है,
यहां पर ये ग्रुप है और यहां पर ये ग्रुप है। ये सब कर क्या रहा है, यहां लोन पेयर है, ये कर रहा है प्लस M, ये कर रहा है प्लस H, ये भी कर रहा है प्लस H, और इसमें तो कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, नो इफेक्ट। अब ध्यान दीजिए, प्लस M वाले का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, यानी फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद प्लस H। अब प्लस H में क्योंकि डोनर है तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, एक ही है। अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 1। सिर्फ ये हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर डबल बॉन्ड सिस्टम, उसके बगल वाले कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर क्या है, इसका अल्फा हाइड्रोजन 3 है। डबल बॉन्ड सिस्टम है, इसके बगल में 3 हाइड्रोजन है, तो इसीलिए इसमें प्लस H मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, और फर्स्ट के बाद थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फोर्थ। सेकेंड में तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से पहले प्लस M देख लेना है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन जिसमें ज्यादा हो रहा है उसमें देख लेना है। अब ये क्वेश्चन है, देखिए पहले तो आप एरोमेटिसिटी भी चेक करते चलेंगे। ये हो गया एंटी एरोमेटिक। आपको पता है एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है, और ये एरोमेटिक हो गया। तो पहले तो साइक्लिक सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ये भी एरोमेटिक, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का कारण बन रहा है। अल्फा हाइड्रोजन इसमें 9 आ रहा है। अब इसका स्टेबिलिटी देखिए, जब 2 एरोमेटिक कंपाउंड हो और दोनों ही इंटरनल है तो बिगर साइज वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। दोनों का पॉजिटिव चार्ज इनसाइड है, तो थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फर्स्ट का, उसके बाद 4 का। और चूंकि ये एंटी एरोमेटिक है, दुनिया का सबसे लीस्ट स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी का। यहां पर देखिए लोन पेयर है, यहां पर एक्सटर्नल, ये एरोमेटिक है, एक्सटर्नल ही है लेकिन क्या है, एरोमेटिक है। तो ये तीसरा मॉलिक्यूल था, ये चौथा था। आइए स्टेबिलिटी देखते हैं। यहां पर प्लस M इफेक्ट हो रहा है। पहले तो हम एरोमेटिक को आगे रखेंगे, उसके बाद प्लस M इफेक्ट की वजह से फर्स्ट मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल हो रहा है। अब आते हैं इसमें तीसरा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें है, और सबसे लास्ट में होगा 4, और इसी को विनाइल कैटायन कहते हैं। और याद भी रखना है कि विनाइल कैटायन दुनिया का मोस्ट अनस्टेबल स्पीशीज होता है। यह है विनाइल कैटायन, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। अब यहां पर डांसिंग रेजोनेंस 3 के साथ मिलकर के कर रहा है। यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। तो इस मॉलिक्यूल के बारे में हम क्या बताएं, ये है वर्ल्ड हाईएस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल, हाईएस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल। तो अगर ऑर्डर देखेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड और सबसे लास्ट में थर्ड। इसमें तो सिंगल डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन इसमें रहता है। आप चाहें तो क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। जैसे अब इसमें आ जाते हैं, ये एक्सटर्नल है, इसमें डांसिंग रेजोनेंस है, फर्स्ट का सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड का होगा। सॉरी, एक चीज है वहां पर, पहले तो डांसिंग रेजोनेंस, पहले तो एरोमेटिसिटी 3 का सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट का, इसका बाद में सेकंड, ठीक है। तो आज का लेक्चर में हम लोगों ने देखा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी, ठीक है। अगले लेक्चर इसका सेकंड पार्ट रहेगा, जिसमें हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ नया चीज भी बात करेंगे, जिसमें बात होगी कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है एक कार्बोकेटायन में। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स में जो कार्बोकेटायन टॉपिक होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है। जब आप कार्बेनायन देखेंगे तो उसमें इतना लंबा नहीं मिलेगा आपको। ज्यादातर क्वेश्चन कार्बोकेटायन से लेकर के रहता है, कार्बेनायन में कुछ कम रहता है, और फ्री रेडिकल बाकी तो बस ऐसे ही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।